हेलो दोस्तों, मैं हूं मौसमी और क्रिएटिव सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसे आगे बढ़ाते हुए एक नया पार्ट देखेंगे जो हेडिंग था हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसी में हमारा अगला टॉपिक है कि पदार्थ के घटकों का पृथक्करण कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पदार्थ हैं, इन पदार्थ में कई सारे घटक होते हैं, यानी कि उनके अवयव जो होंगे उनका पृथक्करण कैसे करेंगे। पृथक्करण अलग अलग कैसे करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, बहुत सारा कैटेगराइजेशन देख लिए थे। उसमें से हम लोगों ने एक विषमांगी मिश्रण और एक समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो इनके घटकों का जो पृथक्करण करेंगे वो सामान्य भौतिक प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया? भौतिक, यानी कि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम इनके घटकों को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास में एक ग्लास में जल दिया हुआ है और उसमें बालू है और दोनों को हम मिला दिए, तो चूंकि क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसको हम छान कर अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मेरे पास चावल दिया हुआ है और इस चावल में क्या है, कंकड़ है, ठीक है, ये पत्थर के जो छोटे टुकड़े होते हैं उसे कंकड़ कहा जाता है, तो इसे भी हम अलग करने के लिए हाथों से चुन कर अलग कर सकते हैं। आटे में से अगर चोकर को अलग करना है तो उसे हम छन्नी की सहायता से छान कर अलग कर सकते हैं। मतलब कि विषमांगी मिश्रण में हमको उनके घटकों को पृथक करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास मेथड का उपयोग नहीं करना होगा। वो साधारण फिजिकल मेथड, यानी कि भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा सामान्यतः समांगी मिश्रण में कौन कौन से मिश्रण हमारा होगा जिसके घटकों को हम पृथक कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है। अगर मेरे पास में स्याही दिया हुआ है, जैसे हम लोग पेन में डालते हैं ना, स्याही दिया हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, डाई। इसके घटक का पृथक्करण कैसे करेंगे। तो स्याही में सबसे पहले हम लोगों को जान लेना होगा कि स्याही में होता क्या क्या है। तो स्याही में एक तो रंग होता है, जैसे कि ये जो मैं लिख रही हूं इसमें एक स्याही है, अगर इसमें काला रंग का एक रंग है और साथ में क्या होगा, जल होता है, ये 2 घटक हो सकते हैं, ठीक है। तभी हम लोग रंगों का पृथक्करण नहीं करेंगे। हो सकता है कि इस रंग में 2 या 2 से अधिक रंग हो सकते हैं, आगे के टॉपिक में हम लोगों को वो भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम लोगों को इन 2 अवयवों को पृथक करना है। तो इसे सामान्य वाष्पीकरण के द्वारा हम लोग पृथक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बर्नर ले लिए हैं हम, मान लेते हैं कि ये हमारा एक बर्नर है, ये फ्लेम हो गया, इसको हम लोगों ने जला दिया और इसके ऊपर में हम एक बीकर रख दे रहे हैं। क्या रख दिए, ये हो गया बीकर, और इस बीकर में हम जल भर दिए हैं, ठीक है, जल भर दिए हैं। और इस बीकर के ऊपर में हम एक वॉच ग्लास रख दिए हैं। ये क्या है, एक वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास है, और ये क्या है, मेरा बीकर, और इसी बीकर में मेरे पास क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ। अब इस वॉच ग्लास में हम क्या पुट करेंगे, स्याही पुट करेंगे। मान लेते हैं हम इतना सा यहाँ पर स्याही डाल देंगे। अब क्या करेंगे कि इस बर्नर के हेल्प से हम हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो जल क्या होगा, गर्म होगा, और उसके तापमान से इस वॉच ग्लास में क्या होगा कि जो हमने स्याही रखा है वो स्याही क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पीकृत होना शुरू होगा। तो वाष्पीकृत जैसा ही होना शुरू होगा तो उसमें केवल और केवल जल वाष्प होगा, रंग तो वाष्प कभी भी नहीं होगा। तो जल क्या हुआ, यहां से उड़कर गायब हो गया, चला गया, तो मेरे पास बच क्या गया, रंग बच गया। तो इस तरीके से ये प्रोसेस क्या हो गया, मेरा वाष्पीकरण।
वाष्पीकरण। तो इस तरह से हम स्याही के घटकों का पृथक्करण कर रहे हैं, जिसमें रंग और जल दोनों ही अलग अलग हो जा रहा है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि स्याही या डाई के घटकों का पृथक्करण आप कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करेंगे या कौन सी विधि है, तो वह विधि क्या है? वाष्पीकरण। स्याही में कौन कौन से घटक होते हैं? तो स्याही में रंग और जल, ये दो घटक होते हैं। अगर आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन दिया जाए तो एक नॉर्मल से एक सिंपल सा डायग्राम बना दीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। ओके, इसमें कहीं पर कोई डाउट है? ओके, नो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग जैसे कि अभी मार्केट में जब जाते हैं तो मिल्क जो होता है यानी कि दूध जो होता है वो कई तरीके से मिलता है। आप क्रीम वाले दूध ले सकते हैं, बिना क्रीम वाले ले सकते हैं, या फिर क्रीम का भी एक लेबल होता है ना, उसी के अनुसार उसका रेट होता है कि इसका इतना प्राइस है, इसका इतना प्राइस है। तो उस दूध में से भी क्रीम को निकाल दिया जाता है। तो क्रीम को कैसे निकाला जाता है? मेरा दूध में से क्या निकालना है? क्रीम को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक विधि का प्रयोग करते हैं और वह विधि है सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है, यानी कि अपकेंद्रण। कौन सा विधि है? अपकेंद्रण। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, अप का मतलब होता है बाहर की ओर। मान लेते हैं ये एक डॉट है, ठीक है, केंद्र है। इस केंद्र से एक ऐसा बल जो बाहर की ओर लग रहा हो। किस ओर लग रहा हो? बाहर की ओर। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपकेंद्रण विधि। और जस्ट इसी के ऑपोजिट एक और बल कार्य करता है जो केंद्र की ओर कार्य करेगा, यानी कि बाहर से ये फोर्स किधर लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकेंद्र, अभिकेंद्रण बल, ठीक है। तो अभी हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना क्या? अपकेंद्रण बल के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब एक ऐसा बल जो क्या होगा? अंदर से बाहर की ओर काम करेगा, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल आप घर में रियल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि दूध से क्रीम अलग करना। घर में जैसे मक्खन निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है? सिंपल मम्मी क्या करती? मथनी जो होता है जिससे दाल भी मथा जाता है, तो दाल को जब आप मथते हैं तो देखेंगे कि उस बर्तन की दीवार में बाहर की ओर वो फोर्स लगता है। वहां पर सारा का सारा क्या होगा? उसकी दीवार की ओर चला जाएगा। तो वही हो जाता है मेरा अपकेंद्र। उसी तरीके से एक आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिक्सी। सभी के घरों में मिक्सी होगा। मिक्सी में क्या होता है? जैसे ही आप मिक्सी चलाए, उसमें आप मसाले, चटनी या चावल जो कुछ भी ग्राइंड कर रहे हैं, पीस रहे हैं, तो देखिएगा वो बाहर की ओर बल लगाएगा। जैसे आप मिक्सी ऑफ किए तो देखिएगा आपका जो मसाला है या चटनी है वो क्या हुआ? सेंटर में थोड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, डिप बन जाएगा और बाहर की ओर फोर्स लगा हुआ है ना। मतलब कि फोर्स किस तरीके से काम कर रहा था? इस तरीके से वह केंद्र से किधर? बाहर की ओर काम कर रहा था। तो दूध से क्रीम निकालना हो, ठीक है, या मिक्सी जो काम कर रहा है, या मथनी का जो कार्य कर रहा है, एक और वॉशिंग मशीन जो होता है घर में, जो कपड़े धोने की मशीन होता है, तो उससे ना केवल कपड़े साफ किया जाता बल्कि उस कपड़े को हम लोग सुखा भी सकते हैं, ड्रायर जो होता है, तो वह भी अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन पर कार्य करता है। तो ये हमारा हो गया, दूध से हम क्रीम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वह कौन सा मेथड है? अपकेंद्रण विधि या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। अब हम वह है दो घटक, जिसमें से एक घटक जो होगा वो पहले से मिक्स नहीं हो पाता है। मान लेते हैं आपको दो अघुलनशील द्रव दिया हुआ है। कैसा द्रव दिया हुआ है? द्रव दिया हुआ है, और मेरे पास ये द्रव कितना है? 2 है, और ये दोनों ही द्रव आपस में नहीं घुल रहा है। मतलब क्या है? अघुलनशील। कैसा है? अघुलनशील, घुल नहीं रहा है। जैसे मान लेते हैं हम क्या ले लिए हैं? जल, ठीक है, और केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, इसी को केरोसिन ऑयल कहा जाता है। केरोसिन तेल या केरोसिन ऑयल, ठीक है। चूंकि ये दोनों ही घटक को हम कितना भी आपस में मिला ले,
अगर आप एक बोतल में भर लिए या कोई बर्तन में ले लिया और दोनों को कितना भी आप मिक्स कर लीजिए तो देखिएगा कि दोनों आपस में मिक्स होता ही नहीं है। होगा क्या कि मिट्टी का तेल का जो घनत्व है वो अधिक है या जल का घनत्व अधिक है? दोनों में से घनत्व किसका अधिक है? इसको हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि हम एक पृथककारी कीप ले लिए हैं। ये क्या है? एक पृथककारी कीप है, ठीक है। यहां पर इसका नोजल इस तरीके से लगा हुआ है, टैप। ये हो गया, इसको हम बंद कर दिए हैं। इसमें हम भर दिए हैं जल और तेल, दोनों को मिक्स करके कुछ देर के लिए हम छोड़ दे रहे हैं। इस तरीके से भर दिए दोनों को। भरने के बाद में हम देखते क्या है कि कुछ देर के बाद में मेरा जो तेल है वो ऊपर आ जाता है। तेल क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, और जो जल है वह नीचे आ जाएगा। अगर हम कुछ देर छोड़ दे रहे हैं तो बीच में एक लाइन सा बन जाएगा, एक डिवाइडिंग रेंज बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि इस लाइन के नीचे में जल आ जा रहा है और इस लाइन से ऊपर में मेरे पास में क्या है? तेल है। दोनों अलग अलग हो गया है, लेकिन हम लोगों को दोनों को इसी पृथककारी कीप में नहीं रखना है, बिल्कुल अलग करना है। यानी कि जिसका घनत्व अधिक है, जिसका घनत्व अधिक है वो क्या हो रहा है? मेरे पास नीचे आ जा रहा है। जिसका घनत्व अधिक है वही मेरे पास में क्या है? जल का घनत्व अधिक है। जैसे कि सिंपल हम एक लोहे का कील ले लिए हैं, ठीक है। लोहे का कील है और उसको पानी में हम डालते हैं तो वो डूब जाता है, क्योंकि लोहे का जो कील का घनत्व क्या था? अधिक था, इसलिए वह नीचे चला गया। जल का भी घनत्व क्या है? अधिक है, इसलिए यह नीचे आ गया। जल का घनत्व क्या है? अधिक है, इसलिए यह नीचे आ गया। और तेल का घनत्व कम है, इसलिए यह ऊपर में है। अब हम क्या करेंगे? इस टैप को जैसे ही खोलेंगे तो पहले क्या होगा? जल नीचे आने लगेगा। इसे हम कोई दूसरे बीकर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो जल सारा बाहर आ जाएगा। जैसे ही जल यहां तक आकर ये यहां आ गया, ये लेवल, फिर से हम इसको बंद कर देंगे तो एक बीकर में मेरे पास में जल आ जाएगा और दूसरे पे मेरे पास में क्या आ गया? तेल आ गया। तो इस तरीके से दोनों अवयवों को हमने अलग अलग कर लिया। यानी कि दो अघुलनशील अगर मेरे पास में द्रव दिया हुआ है तो उस दोनों अघुलनशील द्रव को हम एक पृथककारी कीप लेंगे, पृथककारी कीप लेंगे और इस कीप में हम इसे कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। स्थिर छोड़ने से क्या हो जाएगा कि जिसका घनत्व कम है वह ऊपर ही रह जाएगा और जिसका घनत्व अधिक है वह नीचे चला आ जाएगा। और फिर इस टैप को हम खोलकर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास में दो मिश्रण दिया हुआ है, एक दिया हुआ है नमक और एक दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम लोगों को इस दोनों को अलग अलग करना है। इसे हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था, पर इस चैप्टर में भी पढ़ना है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? नमक, सोडियम क्लोराइड, प्लस मेरे पास में दिया हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नमक और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इन दोनों को अलग कैसे करेंगे? हम लोगों ने देखा था ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया या सब्लिमेशन। कौन सा विधि देखा था? सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन विधि। इसके लिए होना क्या चाहिए था कि दोनों में से कोई एक पदार्थ कैसा होना चाहिए था? वह ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए था। यानी कि वह सीधे के सीधे ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना किसमें गैस परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। और इस गैस को जब हम ठंडा कर रहे थे तो वापस से ये किसमें चेंज हो जा रहा था? ठोस में। तो इसके लिए भी सिंपल एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया? एक बर्नर ले लिया, ठीक है। इस बर्नर को हम जला दे रहे हैं और इसके ऊपर में हम एक वॉच ग्लास या फिर एक कीप को हम उल्टा एक वॉच ग्लास लिए, इसमें नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिक्सचर को ले रहे हैं, ठीक है।
इस वॉच ग्लास में क्या किया, नमक और अमोनियम क्लोराइड का जो मिक्सचर दिया हुआ है, मिश्रण दिया हुआ है, उसको रख लिए। अब इसके ऊपर में हम इसे एक कीप से इस तरीके से उल्टा ढक लेते हैं और इस कीप के ऊपरी पार्ट को रुई से यानी कि कॉटन से हम बंद कर दिए। ठीक, इस तरीके से बंद कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जैसे ही गर्म करेंगे तो होगा क्या कि ये जो मेरे पास जो पदार्थ है, उस पदार्थ में वह पदार्थ जो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है वह क्या होगा, गर्म होने के बाद में यह द्रव में परिवर्तित नहीं होगा। किस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। और जहां इसका तापमान कम होगा, ठंडा होगा, यह क्या होगा, ऊपर जाके सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि तापमान मिला, जैसे ही तापमान मिला तो वह किसमें परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। और जैसे ही गैस में परिवर्तित होने के बाद में तापमान कम हो गया तो गैस से वापस ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ठोस में। तो इस तरह की प्रक्रिया को तो हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग नमक, ये किस चीज का मिश्रण था, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण था। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को हम लोग पृथक कर सकते हैं, ये समझ में आया। तो इस प्रक्रिया के लिए दोनों में से कम एक पदार्थ तो किस तरह का होना चाहिए, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होना चाहिए। इसी में से हम लोग एक और ले सकते हैं, जैसे कि एक और ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या है, कपूर है। तो कपूर में भी अगर कोई और मिक्सचर हमको दिया हुआ है तो हम लोग ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा उसको पृथक कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे के टॉपिक को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फिर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।